अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरियल स्पोर। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपके थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में पैथोजेनेसिस कॉज करते हैं। जब ये हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो पैथोजेनेसिस कॉज करने के ये उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक इनको कंडीशन फेवरेबल होती है। अब कंडीशन फेवरेबल का मतलब है जब तक इनको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। जो ही कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं तो ये ख़ुद को कन्वर्ट कर लेते हैं स्पोर्स की फॉर्म में। ख़ुद को डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हम बैक्टीरियल स्पोर के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट आ गया होगा, आगे पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बुक से। स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर किस लिए होते हैं ये थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन अकर व्हेन बैक्टीरिया इज अनफेवरेबल कंडीशंस when न्यूट्रिएंट डिप्लेशन सच एज कार्बन एंड नाइट्रोजन्स। जब न्यूट्रिएंट की डिप्लेशन होती है यानी कि बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो स्पोर बनते हैं। ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि स्पोर की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं? जेनस बैसिलस एंड क्लस्ट्रोडियम ये इन्वॉल्व होते हैं स्पोर की फॉर्मेशन में। जेनस बैसिलस एंड क्लस्ट्रोडियम इन्वॉल्व इन अ स्पोर फॉर्मेशन। बैसिलस क्या है? एक एरोबिक बैक्टीरिया है। क्लस्ट्रोडियम एनारोबिक बैक्टीरिया है। बैसिलस इंक्लूड एजेंट यानी कि स्पीशीज एंथ्रैक्स एंड क्लस्ट्रोडियम इंक्लूड एजेंट टिटनस एंड बोटुलिज्म्स। बोथ these genera Bacillus and Clostridium are gram positive and rod shaped। ये दोनों क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव होते हैं और रॉड शेप्ड होते हैं। ग्राम पॉजिटिव मोर वैरुलेंस देन ग्राम नेगेटिव ड्यू टू थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। इसके आगे वो डिस्कस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर ही बनता है। ये याद रखना, एक बैक्टीरियल सेल जिसमें साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन सभी कुछ पे आ जाता है। जैसे कि सेल वॉल होती है, उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, ये उसके अंदर ही बनता है। बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब उसके अंदर बन रहा है तो ये क्या करता है? इट इनगल्फ द बैक्टीरियल डीएनए। ये बैक्टीरियल डीएनए को इनगल्फ कर लेता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को भी ले लेता है। सेल मेम्ब्रेन को भी ले लेता है। एंड पेप्टाइडोग्लाइकन फ्रॉम दिस सेल वॉल, और सेल वॉल से पेप्टाइडोग्लाइकन भी ले लेता है। एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, और सेल से लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर भी ले लेता है जो कि साइटोसोल की फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म में। And most important, a thick keratin coat is which is responsible for the remarkable resistance of spore। और इसके गिर्द एक केराटिन कोड बन जाता है, प्रोटीन का कोड बन जाता है जो इसको रिमार्केबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द हीट के खिलाफ। एंड डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन पानी की कमी, एंड केमिकल्स एंड रेडिएशंस। जो इसको केराटिन कोड कहाँ से इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है? किन चीज़ों से के अगेंस्ट? हीट, डिहाइड्रेशन, केमिकल्स एंड रेडिएशंस। और एक और चीज़ भी होती है जो स्पोर की हेल्प कर रही होती है, वो होता है डिप्लोक्लोनिक एसिड विच इज़ कैल्शियम एंचिलेटर्स, जो कि एक कैल्शियम एंचिलेटर होता है। चिलेटर किसे कहते हैं? एक ऐसा कंपाउंड जो कि बैंड करता हो मेटल आयंस को। और डिप्लोक्लोनिक एसिड किसको बैंड करता है? कैल्शियम आयन को। सो डिप्लोक्लोनिक एसिड विच इज़ अ कैल्शियम एंचिलेटर इज़ अ फाउंड ओनली इन स्पोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स में ही पाया जाता है। और इट हेल्प द स्पोर इन रेजिस्टेंस, और ये स्पोर की हेल्प करता है किसमें? रेजिस्टेंस में। दो अहम चीज़ें इसकी हेल्प कर रही हैं, एक केराटिन कोड और दूसरा क्या? डिप्लोक्लोनिक एसिड इसकी हेल्प कर रहे हैं। सारे प्रोसेस को मैं बुक के थ्रू क्लियर करना चाहूँगा कि किस तरह एक स्पोर इनगल्फ कर लेता है बैक्टीरियल डीएनए को, और साथ में साइटोप्लाज्म को, सेल मेम्ब्रेन को और सेल वॉल को। जब एक स्पोर बनता है ना, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड जेनेटिक मटेरियल होता है ये 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है। तो स्पोर के बनने के साथ जेनेटिक मटेरियल 2 पार्ट्स में सेपरेट हुआ तो ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया के डीएनए को इनगल्फ कर लेता है, और सेल वॉल जो होती है ना बैक्टीरियल, ये सेप्टम बना लेती है जिससे बैक्टीरियल डीएनए इसके अंदर आ जाता है। अब ये बैक्टीरिया इनसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल बनता है तो ये साइटोप्लाज्म को भी इनगल्फ कर लेता है। लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनगल्फ कर लेता है, साथ में सेल मेम्ब्रेन को भी इनगल्फ कर लेता है, और साथ में सेल वॉल को भी। अब सेल वॉल से क्या इनगल्फ करता है? वो पेप्टाइडोग्लाइकन को करता है।
पेप्टाइडोग्लाइकेंस को इनगल्फ करने के बाद ये एक केराटीन कोड, जो कि एक प्रोटीन कोड होता है, वो बना लेता है। वो बनाने के बाद ये बैक्टीरियल सेल से फ्री हो जाता है, उससे बाहर निकलता है। अब अगर हम एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल करें तो इस पर असरअंदाज नहीं होती, क्योंकि ये स्पोर ने एक केराटीन कोड बना लिया है। यही तो रीज़न है जो इसको रिमार्केबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द हीट, डिहाइड्रेशंस, रेडिएशंस एंड केमिकल्स। वंस स्पोर्स फॉर्म नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर। एक मरतबा स्पोर बन गया, इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती। वो दो रीज़न की वजह से होती है। फर्स्ट इज़ दैट लो कंटेंट ऑफ वाटर इन अ स्पोर कोर एंड सेकंड इज़ दैट लो कोर पीएच। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कोर कौन सा वर्ड है, लेकिन आपने दो चीज़ें याद रखनी है, लो कंटेंट ऑफ वाटर इन अ स्पोर कोर एंड लो कोर पीएच। अब आप ये लिख लें, वेवा में आ सकता है, ये दो रीज़न है। और कोर के बारे में आप लिख लें, कोर होती कौन सी चीज़ है। ये क्रोमोसोमल डीएनए होता है स्पोर्स का, जो कि इनक्लोज होता है क्रोमेटिन लाइक प्रोटीन में। और वो प्रोटीन कौन सी होती है, SASPS, यानी कि स्मॉल एस्टिक सोलेबल प्रोटीन ऑफ स्पोर्स। अब ये क्या करती है, इसको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी रेडिएशंस एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड हीट। ये प्रोटीन उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और हीट से बचाती है। अच्छा, स्पोर रिमेन, क्योंकि स्पोर के अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं रहती, तो इस ये स्पोर रिमेन डॉर्मेंट फॉर मैनी ईयर्स। व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, waters and nutrients are available, specific enzyme degrade the keratin code of spores and spore germinate into the pathogenic bacterial cell। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्पोर किस वक्त बनता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, और बैक्टीरियल सेल उस वक्त बनता है जब तक कंडीशन फेवरेबल हो। जो ही फेवरेबल कंडीशन होती है तो स्पोर खुद को जर्मिनेट कर लेता है, किसमें, बैक्टीरियल सेल में। नोट दैट कि ये एक डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस है, ना कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। नोट दैट इट इज़ अ डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस नॉट अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सेल क्या होता है, चेंज हो फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। इसमें भी यही प्रोसेस हो रहा है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, बैक्टीरियल सेल चेंज हो जाता है वन स्पोर में, और किसमें चेंज होता है, बैक्टीरियल सेल चेंज हो जाता है वन स्पोर में। और व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, स्पोर जर्मिनेट इनटू दी वन बैक्टीरियल सेल। इसके अंदर ये क्या हो जाता है, वन स्पोर में। अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरियल सेल किस में चेंज हो जाता है, वन स्पोर में। और जो ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, ये स्पोर जर्मिनेट होकर किस में चेंज हो जाता है, बैक्टीरियल सेल में। तो ये एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद नहीं बढ़ रही, जबकि रिप्रोडक्शन में तादाद बढ़ती है। तो यही बात वो कह रहे हैं, ये एक डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस है, ना कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस। एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज हो रही है। पहले बैक्टीरियल सेल था, वो स्पोर में गया, अब ये स्पोर से दोबारा बैक्टीरियल सेल में गया। सो एक से दूसरी टाइप में चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद नहीं बढ़ रही। जबकि रिप्रोडक्शन में एक, जैसे कि पेरेंट्स से हम ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, तो हम ऑफ स्प्रिंग से आगे हमारे ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, ये ऐसी तरह की बात हो रही है। तो ये डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस है, क्योंकि बैक्टीरियल से स्पोर, स्पोर से बैक्टीरियल एक ही सेल बन रहा है, तादाद नहीं बढ़ रही है। अब स्पोर की मेडिकल इंपॉर्टेंस। स्पोर्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल्स। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस रखते हैं हीट और केमिकल्स के लिए, ये हमने बहुत बार पढ़ चुका है। और सो इनकी स्टेरिलाइजेशन किस तरह की जाती है, स्पोर से किस तरह किसी चीज़ को स्टेरिलाइज किया जाता है। सो देयर स्टेरिलाइजेशन कांट बी अचीव्ड बाय बॉइलिंग इवन एट 100 सेंटीग्रेड। किसी चीज़ की स्टेरिलाइजेशन नहीं हासिल की जा सकती, इसकी स्टेरिलाइजेशन यहाँ तक कि 100 सेंटीग्रेड बॉयल करने पे भी नहीं हासिल की जा सकती। तो हम आगे पढ़ता है, वो कहते हैं इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर अ मेडिकल पर्पस आर स्टेरिलाइज्ड इन द apparatus autoclaves एट अ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एट 121 सेंटीग्रेड बाय स्टीम हीटिंग। अब इसकी स्टेरिलाइजेशन किस तरह की जाती है, ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, इनकी स्टेरिलाइजेशन की जाती है ऑटोक्लेव में एट हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर 121 सेंटीग्रेड बाय अ स्टीम हीटिंग, नॉट अ बॉइलिंग इन फॉर्म, इन अ स्टीम हीटिंग की फॉर्म में इनकी स्टेरिलाइजेशन की जाती है मेडिकल इक्विपमेंट्स की एक ऑटोक्लेव अपरेटस में हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर 121 सेंटीग्रेड। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा।